Good morning students, welcome you all. I am Nidhi Goyal, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST। बच्चों, हम लोग अपना इनकम टैक्स कंटिन्यू कर रहे हैं। इस सीरीज़ में हम अपना कैपिटल गेन पढ़ रहे थे। कैपिटल गेन में हमने अभी तक देखा कि किस तरह से कौन कौन सी डिडक्शंस हैं जो कि एग्जेम्प्टेड होती हैं। ठीक है, कई सारी ऐसी हमें कटौतियाँ दी जाती हैं, कई सारे हमारे ऐसे पूंजी लाभ होते हैं जो कि हमारे लिए कर मुक्त होते हैं। ठीक है, फिर इसमें हम पढ़ रहे थे कि निवेश के आधार पर कर मुक्त पूंजी लाभ कौन कौन से हैं। यानी कि कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसे होते हैं जो कि आप अगर किसी स्पेसिफाइड असेट में, कैपिटल असेट में अगर अपने कैपिटल गेन को इन्वेस्ट करते हैं तो आपको उसकी छूट मिलती है, डिडक्शन मिलती है। इसमें हमने सेक्शन 54, 54B, 54D, ठीक है, 54EC, 54EE, इन सबको स्टडी किया था। अब हम आगे स्टडी करते हैं सेक्शन 54F। सेक्शन 54F बच्चों आवासीय मकानों को छोड़कर अन्य किसी पूंजी संपत्ति के पूंजी लाभ के बारे में है। इसका मतलब ये है कि आप रेजिडेंशियल हाउस को छोड़कर अगर किसी भी कैपिटल एसेट को सेल करते हैं, ठीक है, ट्रांसफ़र करते हैं, और उससे अगर आपको कोई भी कैपिटल गेन होता है ना, और वो कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म है, तो फिर आपको सेक्शन 54 में उस कैपिटल गेन की एग्जेम्पशन मिल सकती है। लेकिन उसकी एग्जेम्पशन के लिए यहाँ पर कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं। सबसे पहला तो ये हो ही गया कि हमें रेजिडेंशियल हाउस को छोड़कर किसी दूसरे कैपिटल एसेट को सेल करना है और उससे होने वाली गेन को हमें रीइन्वेस्ट करना है। इसे हमें किस में रीइन्वेस्ट करना है? इसे हमें वापस रेजिडेंशियल हाउस में ही रीइन्वेस्ट करना है। जैसे कि हमने सेक्शन 54 में पढ़ा था कि हमें क्या करना होगा, आपको ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है इससे एक रेजिडेंशियल हाउस परचेस करना है। ये रेजिडेंशियल हाउस आप गेन के 1 साल पहले या अगले 2 सालों में या तो नया घर खरीदने में कर सकते हैं या फिर अगले 3 सालों में नया घर कंस्ट्रक्ट करवाने में, बनवाने में इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको इस कैपिटल गेन की एग्जेम्पशन मिल जाएगी। फाइन। फिर इसमें एक तीसरी चीज़ क्या है कि आपको पूरी की पूरी एग्जेम्पशन नहीं मिलती है। इसमें आपको प्रोपोर्शनेट एग्जेम्पशन दी जाती है। यानी अपने पूंजी लाभ का आपने जितना हिस्सा रीइन्वेस्ट किया ना, सिर्फ उतनी ही छूट यहाँ पर मिलती है। देखिए, यहाँ हमें फॉर्मूला दिख रहा है, कर मुक्त राशि की सीमा, कैपिटल गेन पूंजी लाभ की राशि मल्टीप्लाइड बाय इन्वेस्टेड अमाउंट अपॉन नेट सेल्स कंसिडरेशन। यानी आपको जितना भी विक्रय प्रतिफल मिला उसमें से आपने कितनी राशि इन्वेस्ट की। अगर आपको 10 लाख का सपोज़ कीजिए कंसिडरेशन हुआ और इसमें से आपने केवल 1 लाख ही इन्वेस्ट किया है, तो उसका मतलब आपने 10% इन्वेस्ट किया, तो आपको कैपिटल गेन के 10% की ही एग्जेम्पशन मिलेगी, है ना। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, कैपिटल गेन मल्टीप्लाइड बाय इन्वेस्टेड अमाउंट अपॉन नेट सेल्स कंसिडरेशन। ठीक है, फिर बाकी कंडीशंस वही हैं कि आपको ये जो नया घर आपने लिया है रेजिडेंशियल हाउस, इसे अगले 3 सालों तक ट्रांसफ़र नहीं करना है। ठीक है, और इसमें एक खास बात क्या है कि आपके पास पहले से एक अगर रेजिडेंशियल हाउस है तो इट्स ओके, फाइन, लेकिन अगर एक से ज़्यादा रेजिडेंशियल हाउस हैं तो फिर आपको इसकी एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। तो ये हमारी सेक्शन 54F है और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जेम्पशन है बच्चों। तो रेजिडेंशियल हाउस के अलावा किसी भी दूसरे कैपिटल एसेट से आपको कैपिटल गेन हो रहा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो फिर उस कंडीशन में आप उस पैसे से रेजिडेंशियल हाउस खरीदिए तो आपको सेक्शन 54F की एग्जेम्पशन मिलेगी। क्लियर? इसके बाद बच्चों नेक्स्ट हमारी सेक्शन है 54G। देखिए 54G क्या है? शहरी क्षेत्र से औद्योगिक उद्यम को हटाने की दशा में संपत्तियों के हस्तांतरण से पूंजी लाभ। मतलब बच्चों, जो भी हमारा अर्बन लैंड है, शहरी क्षेत्र है, ठीक है, इससे अगर आप अपनी किसी भी इंडस्ट्री को हटाते हैं, वहाँ से प्लांट एंड मशीनरी और लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, तो अगर आप उसको हटाकर गैर शहरी क्षेत्र में, यानी कि हम इसे बोल सकते हैं कि अर्बन एरिया नहीं होना चाहिए, ठीक है, रूरल एरिया में लेके जाते हैं, अर्बन से हटाकर रूरल में लेके जाते हैं इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स को, तो फिर उस कंडीशन में आप प्लांट एंड मशीनरी और लैंड एंड बिल्डिंग में जितना भी अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं उस पूरी की एग्जेम्पशन आपको मिलेगी। प्लस आप अगर हमने पहले भी बात की थी पूंजी खाता जमा योजना,
कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम 1988, अगर इसमें आप कोई भी अमाउंट डिपॉजिट करते हैं कैपिटल गेन का, तो उसकी भी आपको एग्जम्पशन मिलती है। यानी कि प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग में इन्वेस्टेड अमाउंट प्लस स्पेसिफाइड बैंक में डिपॉजिट राशि अमाउंट, दोनों के टोटल पर आपको एग्जम्पशन मिलती है ना। दोनों में मिलाकर जितना आपने अपना कैपिटल गेन इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। लेकिन फिर इसके साथ कंडीशन क्या है आपका लॉक इन पीरियड, कि आप जो भी गैर शहरी क्षेत्र में यानी कि रूरल एरियाज़ में अपनी इंडस्ट्रीज़ को लेके जाते हैं, तो आप 3 सालों तक उसे ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। अगर आप 3 साल से पहले उसे ट्रांसफ़र कर देते हैं तो फिर आपका जो भी पुराना कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हुआ उस पर भी टैक्स देना होगा आपको, और अब नए कैपिटल गेन ट्रांसफ़र की वजह से जो गेन होगा दोनों पर आपको टैक्स देना होगा। तो बेसिकली 54G किससे रिलेटेड है? अगर आप अर्बन से रूरल में जाते हैं, अपनी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स को हटाते हैं, तो फिर उस कंडीशन में आपको एग्जम्पशन दी जाएगी कैपिटल गेन में, सेक्शन 54G में। इसी तरह से हमारी एक और सेक्शन आती है सेक्शन 54GA। सेक्शन 54GA में क्या फ़र्क है बच्चों? इसमें शहरी क्षेत्र से औद्योगिक उद्यम को विशेष आर्थिक क्षेत्र में हस्तांतरित करने की दशा में संपत्तियों के हस्तांतरण से पूंजी लाभ। इसमें एक खास बात क्या आ जाती है, 54G में तो हमने कहा था कि अर्बन से रूरल में गए हम, यहाँ पर वो कहता है कि आप अर्बन से तो गए, शहरी क्षेत्र से तो आपने हटाई अपनी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स, लेकिन कहाँ ले गए? सेज़ मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र। गवर्नमेंट ऐसे बच्चों जोन्स बनाती है, विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्रिएट करती है। इसमें क्या खास बात होती है, ये जोन्स जो होते हैं वो हमारे एक्सपोर्ट्स को और बिज़नेस को बढ़ावा देने के लिए बनाए जाते हैं। यहाँ पर जो भी ये जो पर्टिकुलर एरियाज़ होते हैं, सेज़ होते हैं, SEZ, इनमें अगर किसी भी तरह का प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है, और फिर आप उनका एक्सपोर्ट करते हैं, तो आपको कोई ड्यूटीज़ पे नहीं करनी पड़ती। गवर्नमेंट आपको ग्रांट्स देती है 3 सालों तक, 4 सालों तक आपसे कोई ड्यूटीज़ नहीं ली जाती है ना, और एक्सपोर्ट्स तो पूरी तरह से टैक्स फ्री होते हैं। और उसके अलावा कई सारी फैसिलिटीज़ आपको दी जाती है। सिंगल विंडो यहाँ पर फैसिलिटी होती है, यानी आपका एक ही विंडो से, एक ही खिड़की पे आपको सारी परमिशंस मिल जाती हैं, सारे काम आपके हो जाते हैं, बहुत प्रॉम्प्ट होते हैं यहाँ पर काम। और ये बेसिकली इसलिए किया जाता है कि हम अपने प्रोडक्शन को बढ़ाएं और एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज़ कर सकें, बेसिकली इसके लिए होता है। तो आप अगर अर्बन एरिया से सेज़ में ट्रांसफ़र करते हैं अपने कोई भी असेट्स को, ठीक है, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स की, तो उस पर सेक्शन 54GA एप्लीकेबल होती है। आप इसे कब कर सकते हैं? आप इस तरह के ट्रांसफ़र से 1 साल पहले या अगले 3 सालों में, ठीक है, अगर अपना कैपिटल गेन इन्वेस्ट कर देते हैं तो फिर आपको इसकी एग्जम्पशन मिलती है। मैक्सिमम अमाउंट उतना ही है जितना ऊपर था कि प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग में इन्वेस्टेड अमाउंट प्लस स्पेसिफाइड बैंक में डिपॉजिट कैपिटल गेन, दोनों का इक्वल अमाउंट। इसके अलावा आपने अब जो सेज़ में अपनी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स को ट्रांसफ़र किया है, आप इसे अगले 3 सालों तक ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। इसमें एक कंडीशन है, अगर आप 3 सालों से पहले ट्रांसफ़र कर देंगे तो फिर आपका गेन टैक्सेबल हो जाएगा। इसके बाद बच्चों अब हमारी नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 54GB। देखिए हमने सेक्शन 54G पढ़ी, GA, अब नेक्स्ट है GB। ये GB अभी थोड़े टाइम पहले ही ऐड हुई है बच्चों। आवासीय संपत्ति के हस्तांतरण पर होने वाले दीर्घकालीन पूंजी लाभ का कुछ दशाओं में कर मुक्त होना। यानी कि आपके पास अगर किसी भी तरह का कोई भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, ठीक है, आपने उसका ट्रांसफ़र किया, उससे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है ना, और फिर आप उसको अगर वापस रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में ही इन्वेस्ट कर देते हैं, तो फिर ये हम पहले पढ़ चुके हैं सेक्शन 54 में, इसकी एग्जम्पशन हम वहाँ लेते थे। लेकिन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से किस ट्रांसफ़र से आपको कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, और अब आप उसका इन्वेस्टमेंट किस में करते हैं? जो एलिजिबल कंपनी है उसके इक्विटी शेयर्स में अगर आप इसका इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, और फिर ये एलिजिबल कंपनी क्या करती है? एलिजिबल कंपनी इस पैसे से, इस सब्सक्रिप्शन को 1 साल के अंदर नया प्लांट और मशीनरी को परचेस करने में अगर इसका यूज़ कर लेती है, तो फिर आपको इसकी एग्जम्पशन दी जाती है। मतलब आपने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को सेल किया, ट्रांसफ़र किया, उससे आपको जो भी कंसिडरेशन मिला, उस कंसिडरेशन को आपने कहाँ इन्वेस्ट किया? एलिजिबल कंपनी के इक्विटी शेयर्स में,
ठीक है। फिर ये कंपनी क्या करती है, विद इन अ ईयर इससे प्लांट और मशीनरी परचेस कर लेती है। इस नई प्लांट और मशीनरी में कंप्यूटर एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी इंक्लूडेड है, ठीक है बच्चों। फिर थर्ड इसमें क्या प्रोविज़न है कि ये जो डिडक्शन दी जाती है ना, ये इंडिविजुअल और एचईएफ की स्वामित्व वाली संपत्ति को ही दी जाती है। यानी कि अगर ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जो है ये इंडिविजुअल व्यष्टि या एचईएफ की है तो ही इसकी डिडक्शन दी जाती है, ठीक है। अच्छा, फिर इसमें जो हम बात करते हैं ना कि कितना अमाउंट एग्जेम्प्टेड होगा, तो इसमें भी पूरा अमाउंट एग्जेम्प्टेड नहीं होगा। अभी तक प्रोपोर्शनेट अमाउंट सिर्फ सेक्शन 54F में ही दिया जाता था, लेकिन अब सेक्शन 54GB में भी हम प्रोपोर्शनेट अमाउंट की ही छूट देंगे। तो देखिए कितनी छूट दी जा रही है। कर मुक्त पूंजी लाभ बराबर पूंजी लाभ की राशि यानी कि कैपिटल गेन, अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन मल्टीप्लाइड बाय नई पात्र संपत्ति में विनियोजित राशि, यानी कि अमाउंट इन्वेस्टेड इन न्यू एलिजिबल प्रॉपर्टी। जो भी आपकी एलिजिबल कंपनी है उसकी एसेट में अगर आप इसे इन्वेस्ट करते हैं, डिवाइडेड बाय नेट सेल्स कंसिडरेशन, आपको जो भी शुद्ध प्रतिफल प्राप्त हो रहा है इस प्रोपोर्शन में हम कैपिटल गेन की एग्जेम्पशन देंगे। यानी कि आपके जितना भी कंसिडरेशन मिला ना, उसमें से कितना आपने कंपनी में इन्वेस्ट किया और कंपनी ने उससे जितना प्लांट और मशीनरी परचेस किया विद इन अ ईयर, सिर्फ हम उसकी बात कर रहे हैं। आपने कंपनी में सपोज़ कीजिए 2 लाख इन्वेस्ट किया और उस 2 लाख से विद इन अ ईयर कंपनी ने जो एलिजिबल प्लांट और मशीनरी थी नई, उसमें सिर्फ 1 लाख ही इन्वेस्ट किया, तो इसका मतलब आपका ये जो इन्वेस्टमेंट है ना, अब वो सिर्फ 1 लाख ही कंसिडर किया जाएगा, और वो भी पूरा नहीं, प्रोपोर्शनेट। यानी सपोज़ कीजिए आपको शुद्ध प्रतिफल तो 5 लाख मिला था हाउस प्रॉपर्टी को सेल करके, उसमें से आपने 2 लाख कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया एलिजिबल कंपनी के इक्विटी शेयर्स में, उसमें से भी कंपनी ने सिर्फ 1 लाख की नए इक्विटी और नए प्लांट एंड मशीनरी परचेस की है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला है ना हमारा बी पॉइंट में, पूंजी लाभ की राशि, अब आपको कैपिटल गेन कितना हुआ था इस पर, सपोज़ कीजिए आपको 1 लाख का कैपिटल गेन हुआ था, मल्टीप्लाइड बाय आपने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया। आप कहेंगे हमने कंपनी में 2 लाख किया, नहीं, कंपनी ने उससे कितनी प्रॉपर्टी खरीदी, नई प्लांट और मशीनरी सिर्फ 1 लाख खरीदी, तो ऊपर 1 लाख ही आएगा, डिवाइडेड बाय जो भी नेट कंसिडरेशन आपको मिला था। अगर 5 लाख का नेट कंसिडरेशन था तो डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा। यानी कि आपने 5 लाख में से केवल 1 लाख ही इन्वेस्ट किया, तो दैट इज़ 20%, तो आपको कैपिटल गेन के 20% के बराबर ही एग्जेम्पशन मिलेगी। गेटिंग माई पॉइंट। और लास्ट इसमें क्या है प्रोविज़न, नई पात्र संपत्ति में विनियोजित राशि, निर्धारित तिथि तक क्रय की गई नई प्लांट मशीनरी की राशि और निर्दिष्ट बैंक या संस्था में जमा कराई गई राशि। बच्चों इसमें क्या होता है, वही बात है कि आपको कितने अमाउंट की एग्जेम्पशन मिलती है ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं, और आप किस किस में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो भी आपने एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक प्लांट और मशीनरी में पैसा इन्वेस्ट किया है, और उसके अलावा आपने जो भी कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में अगर कोई पैसा डाला है तो उसे भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं। तो इस तरीके से सेक्शन 54GB की छूट आपको यहाँ पर मिलती है। ये जो प्रॉपर्टीज़ ट्रांसफ़र हो रही है ना, ये इंडिविजुअली एचयूएफ की ही होनी चाहिए। इसका मतलब है सेक्शन 54GB इंडिविजुअल या एचयूएफ को ही मिलेगी। इसके साथ एक प्रोविज़न और है इसमें, पात्र कंपनी के अंशों का तथा नई संपत्ति का 5 वर्ष तक हस्तांतरण नहीं करना, कंप्यूटर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को 3 वर्ष तक ट्रांसफ़र नहीं करना। फिर इसमें एक चीज़ और है कि आपको जो भी कंपनी के शेयर्स हैं और नई प्रॉपर्टी है उसको 5 इयर्स तक ट्रांसफ़र नहीं करना। अभी तक तो हम 3 इयर्स का ही लॉक इन पीरियड पढ़ते थे, लेकिन यहाँ ये पीरियड बढ़कर कितना हो गया है, 5 इयर्स हो गया है, और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए ये पीरियड 3 इयर्स है। ठीक है, तो इस तरह से हमारी सेक्शन 54GB कंप्लीट होती है। अब बच्चों इसके बाद जब हमने ये विनियोग के आधार पर है ना करमुक्त पूंजी लाभ सारे पढ़े, हमने ये सारी सेक्शंस भी पढ़ी, 54, 54B, 54D, 54EC, EE, F, G, GA, GB। ठीक है, अब ये हमारी जो एग्जेम्पशंस थी ये पूरी तरह कंप्लीट हो गई हैं। इस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स हम पहले अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कर भी चुके हैं। अब इसके बाद इसमें कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं। बच्चों स्पेशल प्रोविजंस तो कई सारे हैं, लेकिन हम कुछ प्रोविजंस को यहाँ कंसिडर करते हैं। देखिए, कुछ
कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हमें ध्यान में होने चाहिए। क्या? पहला, हास योग्य संपत्तियों पर अल्पकालीन पूंजी लाभ ही होता है, दीर्घकालीन नहीं। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जितनी भी हमारी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है वो हमेशा डेप्रिशिएबल एसेट्स पर होता है, यानी डेप्रिशिएबल एसेट्स जो होती हैं उन पर कभी भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं होता है, क्योंकि हर साल आप उनकी वैल्यू कम करते चले जा रहे हैं, तो उस पर लॉन्ग टर्म पॉसिबल नहीं होता। सीधी रेखा पद्धति पर हास छूट लेने वाले विद्युत वितरण में लगे हुए उपक्रमों को छोड़कर, एक इसका एक्सेप्शन है। इसमें हम सीधी रेखा पद्धति पर हास छूट लेने वाले विद्युत वितरण में लगे हुए उपक्रम, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन में जो भी लगी हुई हैं एंटरप्राइजेज, उन पर डेप्रिसिएशन को छोड़कर बाकी सभी पर हमें डेप्रिसिएबल एसेट्स पर कभी भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं होता, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, करदाता के पास किसी संपत्ति की अवधि ज्ञात करने के लिए पूर्व मालिक की अवधि को भी जोड़ा जाएगा यदि पूर्व मालिक से संपत्ति भेंट, वसीयत आदि में बिना प्रतिफल के हस्तांतरित हुई है ना। ये हम बच्चों पढ़ चुके हैं, सेक्शन 47 में पहले पढ़ चुके हैं कि आपको अगर ये होल्डिंग पीरियड का पता करना है कि कितने टाइम पीरियड तक ट्रांसफ़र करने वाले असेसी के पास ये असेट रही है, तो उसके लिए उसे अपने प्रीवियस ओनर की ड्यूरेशन को भी ऐड करना होता है, ठीक है। थर्ड, बोनस अंशों के निर्गमन की तिथि को ही उनके प्राप्त करने की तिथि माना जाता है, यानी कि बोनस शेयर्स के लिए हम पहले पढ़ चुके हैं कि जिस डेट को बोनस शेयर्स इशू किए गए थे, हम उसी डेट को मानते हैं कि हमने इन्हें प्राप्त किया है, क्योंकि बेसिकली बोनस शेयर्स जनरली विदाउट कंसिडरेशन दिए जाते हैं, तो इनकी डेट ऑफ इशुएंस ही इनकी डेट ऑफ एक्विजिशन होती है, ठीक है। बोनस अंशों की लागत शून्य होती है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, क्योंकि आप इनके लिए कुछ पे करते ही नहीं हैं। लेकिन करदाता को 1/4/2001 के पहले प्राप्त हुए हैं, तो वह 1/4/2001 के उचित बाजार मूल्य को इनको प्राप्त करने की लागत मान सकता है। बच्चे, प्रोविजन भी हम पढ़ चुके हैं पहले कि अगर बोनस शेयर्स आपको 1 अप्रैल 2001 से पहले ही मिल गए थे, तो फिर उस कंडीशन में आपके लिए इनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ज़ीरो हो, ये ज़रूरी नहीं है। आप चाहें तो 1/4/2001 का जो फेयर मार्केट वैल्यू है, इसे इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान सकते हैं। ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आपकी जितनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी उतने से ही आपके कैपिटल गेंस कम हो जाएंगे और आपकी टैक्सेबल इनकम कम हो जाएगी, ठीक है। लेकिन उसी कंडीशन में जब ये 1 अप्रैल 2001 से पहले आपने एक्वायर कर लिए हैं। फिफ्थ, पूर्व मालिक से संपत्ति प्राप्त होने पर निर्देशांक उसी वर्ष का काम आता है जिस वर्ष में यह पूर्व मालिक को प्राप्त होती है। ये भी हम पढ़ चुके हैं पहले कि आपके अगर प्रीवियस ओनर से आपको कोई भी असेट मिली है, तो आप क्या करेंगे, इससे कोई मतलब नहीं है कि आपके जस्ट प्रीवियस ओनर को वो कब मिली। पहली बार आपके जितने भी प्रीवियस ओनर रहे हैं, पहली बार प्रीवियस ओनर को ये असेट कब मिली थी, वही ईयर इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का ईयर होगा, है ना। ये हम पहले भी कर चुके हैं, क्वेश्चंस में भी हम इसे कर चुके हैं। फिफ्थ, सिक्स्थ, साझेदार के द्वारा फर्म को हस्तांतरण की दशा में हस्तांतरण का प्रतिफल वो राशि मानी जाएगी जिस पर फर्म ने अपनी पुस्तकों में लेखा किया है। बच्चों, अगर कोई भी पार्टनर है वो अपनी फर्म को कोई भी ऐसे ट्रांसफ़र कर देता है, तो फिर उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे, उस ट्रांसफ़र का कंसिडरेशन किसे मानेंगे? जो उस दिन का मार्केट वैल्यू है उसे नहीं मानेंगे। जितना फर्म ने अपनी बुक्स में एंट्री कर दी है, ठीक है, जितनी पर भी उसकी एंट्री की गई है, उसे जर्नलाइज किया गया है, जो वैल्यू लिख दिया गया है उसी को हम उसका कंसिडरेशन मान लेंगे। उस संपत्ति का प्रतिफल उसी राशि को माना जाएगा। सेवेंथ, फर्म के विघटन पर साझेदारों द्वारा ली जाने वाली संपत्ति का विक्रय प्रतिफल बाजार मूल्य माना जाएगा, साझेदारों की तरह तय की गई राशि नहीं। लेकिन अब देखिए उल्टा है, अगर कोई भी फर्म डिसॉल्व हो जाती है, उसका विघटन हो जाता है, तो फिर उसके पार्टनर्स को जो भी एसेट मिलेगी, उस एसेट का सेल्स कंसिडरेशन आप क्या मानेंगे? उस एसेट का सेल्स कंसिडरेशन आप उस दिन का मार्केट वैल्यू लेंगे। इससे कोई मतलब नहीं है कि पार्टनर्स ने आपस में क्या डिसाइड किया, वो कितना भी डिसाइड कर सकते हैं। अपने टैक्सेस को कम करने के लिए वो बहुत कम भी इस कंसिडरेशन को रख सकते हैं, तो उस दिन का मार्केट वैल्यू ही इसके लिए लिया जाएगा, ठीक है। देन इसका 8th पॉइंट देखिए, संपत्ति के अधिग्रहण की दशा में, संपत्ति का अधिग्रहण मतलब एक्विजिशन, कंपल्सरी एक्विजिशन हो गया है ना ऑफ असेट,
पूंजी लाभ उस वर्ष में उदय होगा जिसमें करदाता को क्षतिपूर्ति प्राप्त होती है। लेकिन हस्तांतरण, देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक तो ट्रांसफ़र होना और एक कैपिटल गेन होना। यहाँ पर दोनों चीज़ों में डिफरेंस होता है। अगर आपका कोई कंपल्सरी एक्विजिशन किया गया है आपके एसेट का, तो जिस साल में आपको इसका कॉम्पनसेशन मिलेगा ना, उसी साल में आपका कैपिटल गेन होगा। टैक्सेस आप उसी साल में देंगे। लेकिन ट्रांसफ़र तो पहले ही हो चुका है, तो ट्रांसफ़र हम कब मानेंगे? हस्तांतरण उस वर्ष में होता है जिसमें अधिग्रहण किया गया है। निर्देशांक अधिग्रहण या हस्तांतरण के वर्ष का काम आएगा। लेकिन ट्रांसफ़र तो उसी ईयर में हो जाएगा जिस ईयर में आपसे ले लिया गया है, ठीक है, एक्वायर कर लिया गया है एसेट को। तो इसमें फ़र्क क्या पड़ेगा? जब आप इसकी कॉस्ट को इंडेक्स करते हैं तो वहाँ पर आपको जो CII लेना है ना, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए, वो आप किसे लेंगे? वो आप ट्रांसफ़र वाले ईयर को लेंगे, ठीक है। 9 पॉइंट, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं बच्चों की। व्यापार की ख्याति यानी कि गुडविल, बिजनेस की गुडविल, किसी वस्तु के उत्पादन का अधिकार है ना, राइट्स ऑफ प्रोडक्शन, किराएदारी अधिकार, टेनेंसी राइट्स, ट्रेडमार्क और ब्रांड नेम, रूट परमिट, लूमार्स, व्यापार पेशे को संचालित करने का अधिकार, ठीक है, राइट्स फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन एट्सेट्रा। स्वर्जित संपत्तियों की पूंजी लाभों को कर योग्य बना दिया गया है। देखिए पहले तो क्या है, ये स्वर्जित हैं, खुद कमाई जाती हैं, तो पहले तो इनसे होने वाले कैपिटल गेन्स फ्री हुआ करते थे, लेकिन अब इन पर टैक्स लगता है। स्वर्जित संपत्तियाँ खरीदी गई, ख्याति और क्रय किए गए किसी अधिकार को छोड़कर। अगर आपने कोई भी गुडविल खरीदी है या फिर आपने कोई भी राइट्स परचेज किए हैं, तो फिर वो स्वर्जित कहाँ रहे? वो तो आपने पेमेंट दे के लिए हैं, है ना। तो उनको छोड़कर अगर आपने कोई भी स्वअर्जित संपत्तियाँ आपके पास हैं और उसको प्राप्त करने की लागत शून्य मानी जाती है, क्योंकि आपने उसके लिए कुछ पे ही नहीं किया, तो वो ज़ीरो ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। स्वअर्जित संपत्तियाँ यदि 1 अप्रैल 2001 से पहले से करदाता के पास हैं, तब भी वह 1/4/2001 का बाज़ार मूल्य इन्हें प्राप्त करने की लागत नहीं मान सकता। देखिए ध्यान दीजिए, नॉर्मली अगर कोई भी एसेट आप 1/4/2001 के पहले एक्वायर करते हैं तो आप उसके लिए 1 अप्रैल 2001 का मार्केट वैल्यू ही कंसिडर करते हैं। लेकिन ये जो सेल्फ जनरेटेड एसेट्स हैं ना, इनके लिए ऐसा नहीं है। इनके लिए आप किसी भी कंडीशन में 1/4/2001 की मार्केट वैल्यू को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं मान सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है। आप अपनी जब बुक के एग्जाम्पल्स करेंगे तो उसमें ये चीज़ आएगी, वहाँ ये प्रोविज़न बहुत काम आएगा। और एक लास्ट प्रोविज़न, सरकार द्वारा जारी किए गए पूंजी निर्देशांक बॉन्ड और रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए सोवरेन स्वर्ण बॉन्ड्स को छोड़कर अन्य ऋण पत्र और बॉन्ड्स के दीर्घकालीन पूंजी लाभ की दशा में भी प्राप्त करने की लागत को निर्देशित नहीं किया जाता। ध्यान दीजिए, किनको छोड़कर? देखिए कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड्स सरकार द्वारा जारी किए गए और रिजर्व बैंक जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स करता है, इन दो को छोड़कर कभी भी कोई भी आपके पास डिबेंचर्स हैं या बॉन्ड्स हैं, तो चाहे वो आपके पास 36 मंथ्स, 24 मंथ्स या 12 मंथ्स, जैसा भी है, 12 या 24 मंथ्स से ज़्यादा आपके पास रहे हैं, यानी कि उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, तो भी आप उनकी कॉस्ट को कभी भी इंडेक्स नहीं करेंगे। ये ध्यान दीजिएगा, डिबेंचर्स और बॉन्ड्स के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की कंडीशन में भी उन्हें कभी भी इंडेक्स नहीं किया जाता, उसे डायरेक्ट कॉस्ट को हम लेस करते हैं, है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है। तो इस तरह से बच्चों हमारे सारे प्रोविजंस पूरे हुए। इस तरह से हमारे कैपिटल गेन के सारे प्रोविजंस कंप्लीट हो गए हैं बच्चों। आप इनके एग्जाम्पल्स कीजिए, अनसॉल्व्स कीजिए, और आपको जहाँ पर भी जिस भी तरह की प्रॉब्लम्स आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में नया चैप्टर स्टडी करेंगे। इसमें हम इनकम टैक्स में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अन्य साधनों से आय शीर्षक की कर योग्य आय स्टडी करेंगे, जिसमें हम देखेंगे अब तक हमारे चारों हेड्स में जो इनकम्स इंक्लूड नहीं हुई ना, वो सब उसमें आएंगी। ठीक है बच्चों, आप इसे कंप्लीट कीजिए, देन हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।